Hello everyone, Assalamu alaikum, Namaste and सत श्री अकाल। I hope you all are doing great. आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है और इस वीडियो का टाइटल है मुंबई कोस्टल रोड कंस्ट्रक्शन अपडेट और ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। सो आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है और अगर मज़ीद इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आप मुझसे शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सो उससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। और हाँ, वीडियो के अकॉर्डिंगली अगर कोई कमेंट आप करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और ओपिनियन शेयर करें। कोई प्रॉब्लम मिस्टेक्स हैं सो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सो यस, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और रिएक्शन वीडियो से। दोस्तों, कोस्टल रोड मुंबई में बन रहा एक 29 किलोमीटर लंबा हाईवे है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये रोड क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ी, इसका डिज़ाइन कैसा है और लास्टली इसका करंट स्टेटस क्या है और इसके सामने अब तक कौन कौन सी मुश्किलें आई है। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल मुंबई में 1962 में ही एक 3.6 किलोमीटर लंबा रास्ता प्लान किया गया था जो हाजी अली दरगाह से लेकर नरीमन पॉइंट के बीच बनाया जाने वाला था। इसके लिए लैंड रिक्लेमेशन प्रपोज किया गया था और इसके साथ साथ एक 1.04 किलोमीटर लंबी टनल मालाबार हिल के नीचे से भी प्रपोज थी। लेकिन इस टाइम पर बीएमसी को ऐसे कोई प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट नहीं था। मुंबई की ट्रैफिक सिचुएशन भी ज़्यादा बुरी नहीं थी और इसीलिए ये ठंडे बस्ते में चला गया और इसने कभी दिन का सवेरा नहीं देखा। इसके बाद में एक 35 किलोमीटर लंबे रूट का प्रपोजल आया साल 2012 में। ये कांदिवली से लेकर साउथ मुंबई की मरीन ड्राइव तक प्रपोज था जो समुद्री किनारे चल रहा था। लेकिन इसके विरोध में कुछ प्रोटेक्शन ग्रुप्स आ गए और इसके अलावा कोस्टल रेगुलेशन जोन उस समय इंडिया में लैंड रिक्लेमेशन अलाउ ही नहीं करता था और कोस्टल रोड जैसे प्रोजेक्ट्स में जहां पर बहुत लैंड रिक्लेमेशन की जरूरत है, ये जब तक सेंटर कानून चेंज नहीं कर सकती थी या कोई स्पेशल परमिशन नहीं देती थी उस समय तक ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर सकता था। और इस रूल को चेंज करने के लिए महाराष्ट्र कोस्टल रोड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कोशिश की कि ये नियम बदला जाए और कोस्टल रोड मुंबई के लिए पॉसिबल हो। लेकिन एनवायरमेंटल इश्यूज का हवाला देते हुए ये प्रोजेक्ट फिर से ठंडे बस्ते में चला गया। 2014 में नई सरकार आने के बाद इस प्रोजेक्ट को सबसे पहले फास्ट फेज ट्रैक पर डाल दिया गया। इसके बाद में डच गवर्नमेंट और नेदरलैंड की कुछ कंसल्टेंसी बॉडीज के साथ मिलकर एक MOU साइन किया गया जिसने इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए रिसर्च की और एक रिपोर्ट बनाया। दोस्तों, आपकी इन्फो के लिए बता देता हूँ कि अगर आप हॉलैंड जहाँ से डच लोग आते हैं और नेदरलैंड्स, इन कंट्रीज को देखेंगे तो ये सदियों से लैंड रिक्लेमेशन के एक्सपर्ट्स रह चुके हैं। इन्होंने ऑलमोस्ट अपनी पूरी की पूरी कंट्री समुंदर के अंदर से जमीन निकाल कर बनाई है। इसके अलावा ये वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज है पूरी दुनिया में जिन्हें 100 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है फ्लड कंट्रोल वगैरह का। तो इनके जरिए एक रिपोर्ट तैयार की गई। इन्होंने बताया कि इसके कारण मुंबई के फ्लड्स को भी राहत मिल सकती है, साथ साथ रिक्लेमेशन से कोई हानि नहीं पहुंचेगी और ऐसा एक रिपोर्ट इन्होंने सेंटर के सामने पेश किया। इस रिपोर्ट के साथ में सेंटर के साथ हुई डिस्कशंस के हवाले इस रिपोर्ट के जरिए सेंटर में कई डिस्कशंस हुए और 8 जून 2015 को CRZ ने इस चीज़ की परमिशन दे दी। लेकिन इसके साथ साथ कई सारे रूल्स एंड कंडीशंस भी लगाए गए थे जिसमें हाई टाइड और लो टाइड से नीचे या ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। रिक्लेमेशन की पूरी जमीन में कमर्शियल स्पेसेस नहीं बनाए जा सकते, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक स्पेसेस होंगे। और इसके साथ साथ BMC को पूरे प्रोजेक्ट कॉस्ट का 2% मैंग्रोव सेल के पास डिपॉजिट करने के लिए भी कहा, जिसकी पहली इंस्टॉलमेंट 25 करोड़ रुपए की BMC ने पे की और प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस के साथ साथ इंस्टॉलमेंट्स देते रहे और इसी के साथ इस प्रोजेक्ट का एक्चुअल ग्राउंड वर्क शुरू हुआ। मुंबई कोस्टल रोड की जरूरत के पीछे 2 सिंपल कारण है। पहला था कंजेशन। मुंबई साउथ से लेकर नॉर्थ तक सिर्फ 45 किलोमीटर का डिस्टेंस रखती है। 45? फिर भी इसे क्रॉस करने के लिए एवरेज 2.5 घंटे का समय लगता है और अगर आपको बीच में ट्रैफिक मिल जाए तो इसे कितना समय लगता है ये तो भगवान ही जाने। और दूसरा इस रूट का सीमलेस ना होना। इस रूट में ट्रैवल करते वक्त कभी आपके पास 4 लेन के रोड होंगे, कभी 6 लेन के रोड होंगे, कभी आपको गलियों में से गुजरना पड़ेगा, कभी आपको किसी स्ट्रेट हाईवे की तरह रोड मिलेगा, कभी आप कोई बहुत कंजेस्टेड एरिया में से गुजरोगे। इसके कारण इस रूट पर ट्रैवल करना एक नाइटमेयर था। जबकि इस रोड को मरीन ड्राइव और कांदिवली के बीच में डिज़ाइन किया गया था जो ऑलमोस्ट पूरा रोड समंदर के किनारे से ही गुजरता है।
मरीन ड्राइव के पास प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर से ये शुरू होकर एक टनल के जरिए मलाबार हिल के नीचे से गुजरते हुए प्रियदर्शनी पार्क की ओर बढ़ता है, जहां अमरसन गार्डन के पास इसके लिए एक बड़ा इंटरचेंज प्लान है। आगे बढ़ते हुए ये हाजी अली दरगाह पहुंचता है, जहां एक बहुत बड़ा और बहुत कॉम्प्लेक्स इंटरचेंज प्लान है। इससे और आगे बढ़ते हुए ये वर्ली तक पहुंचता है और इसका अब तक का पूरा सफर ज्यादातर रिक्लेम्ड जमीन पर हुआ है। इसके आगे ये बांद्रा वर्ली सीलिंग से जुड़ जाता है। अगर आप बांद्रा वर्ली सीलिंग की तस्वीरें भी देखोगे तो इस कोस्टल रोड को ध्यान में रखते हुए ही इसे पहले डिजाइन किया गया था और इसे कैसे कनेक्ट किया जाएगा इसकी सुविधा पहले से बांद्रा वर्ली सीलिंग में बनाई गई है। बांद्रा वर्ली सीलिंग को पार करते हुए ये आगे बढ़ता है और इसके बाद में वर्सोवा तक 10 किलोमीटर तक का एक नया सीलिंग बनाया जाएगा। जूहू बीच के सामने से गुजरता हुआ ये सीलिंग बनने के बाद में पूरे देश का पहला, दूसरा और तीसरा सबसे लंबा सी ब्रिज एक ही शहर मुंबई में होंगे। दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि CRZ के नियमों के कारण जितनी भी रिक्लेम ज़मीन है उस पर कमर्शियल डेवलपमेंट नहीं हो सकते। इसके लिए जितनी भी रिक्लेम ज़मीन होगी वहाँ पर रिक्रिएशनल एरियाज, साइकिलिंग ट्रैक्स, वॉकिंग पाथ्स, जॉगिंग ट्रैक्स, इसके अलावा एम्फी थिएटर्स, पार्किंग, बस टर्मिनस, टैक्सी स्टैंड, इस तरीके के पब्लिक स्पेसेस डेवलप किए जा रहे हैं। इस रोड में 8 लेन्स के अलावा BRTS सिस्टम्स के लिए डेडिकेटेड जगह होगी और फ्यूचर में मेट्रो या लाइट रेल के एक्सपांशन के लिए भी पहले से प्लानिंग की जा रही है। अगर अभी 2020 में इसका काम कहाँ तक पहुंचा इस चीज़ की बात करें तो इसका फेज 1 जो यहाँ या साउथ सेक्शन की अगर हम बात करें तो रिक्लेमेशन का काम बहुत तेजी से जारी है। प्रियदर्शनी पार्क की तरफ जो टनल बनने वाली है उसका भी काम शुरू हो चुका है और रिक्लेमेशन के पहले कुछ भाग पूरे हो जाने के कारण यहाँ पर पाइलिंग या पिलर्स बनाने के पहले वाली प्रोसेस शुरू हो चुकी है। 4 साल में इसका पहला भाग तैयार हो जाएगा ऐसी आशा है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को अब तक कुछ ऑब्जेक्शंस भी फेस करने पड़े हैं इसके 2.5 साल के अंडर कंस्ट्रक्शन पार्ट में। इसमें टोटल 9 पेटिशनर्स ने बॉम्बे हाई कोर्ट में ये पिटीशन की थी कि इसके कारण बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को हानि पहुंचेगी और इस प्रोजेक्ट को रोक दिया जाए और कोस्टल रोड का काम पिछले साल रोक दिया गया था, लेकिन ये ज़्यादा देर हाई कोर्ट में नहीं टिक पाया और फिर से कोस्टल रोड का काम शुरू हो गया। इसके साथ साथ आप आए दिन कोली समाज जो यहाँ के आसपास के एरियाज़ में फिशिंग करके अपनी ज़िंदगी चलाते हैं उनकी तरफ से भी कई बार विरोध प्रदर्शन देखने मिले हैं, जिनके हिसाब से कोस्टल रोड बनने के कारण इनकी फिशिंग की लाइफस्टाइल पर असर पड़ेगा और ये आगे जाकर कमा नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसी चीज़ें अड़ने के बाद भी मुंबई कोस्टल रोड का काम आज की तारीख में तो एटलीस्ट ठीक ठाक फेस से हो रहा है। कोस्टल रोड मुंबई के लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रोजेक्ट है और इसके कारण मुंबई की स्ट्रेस ट्रैफिक कंडीशन को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। आशा करते हैं कि मुंबई कोस्टल रोड जो है बेसिकली एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि मुंबई को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और मुंबई की खूबसूरती में भी इजाफा होगा। मुंबई जैसे कि बहुत ही ज़्यादा बिजिएस्ट सिटी है और काफ़ी बड़ी सिटी है और इसमें इस तरह के रोड्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यहाँ पर टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है। सो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा एक मतलब कि इम्पैक्ट डालता है लोगों के ऊपर। सो मुझे अकॉर्डिंग टू मी अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो मुंबई कोस्टल रोड जो है वो बेसिकली बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, लेकिन मुझे एक बात समझ अब तक नहीं आई है और वो ये है कि मुंबई कोस्टल रोड जो है वो बेसिकली उसमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों फेस करनी पड़ रही हैं। एक अच्छा प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हो चुका है, मतलब वो चल रहा है, तो ये अब तक बन चुका होता अगर इसको कंटिन्यू रखा होता। मतलब इसके बीच में इतनी सारी प्रॉब्लम्स, रुकावटें, नहीं इसको नहीं बनाना, ये करना है, वो करना है, सो इस तरह की चीज़ें क्यों हमें देखने को मिल रही हैं। तो इसके बारे में आपने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कि कोस्टल रोड का इतना इशू क्यों क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि 3-4 बार तो ये रुक चुका है और अभी ये जो फिशरी वाले हैं इन्होंने भी इस पे इशू उठा दिया है। तो देखें, काम कोई नहीं रुकता, इनको चाहिए कि अपना कोई ना कोई ज़रिया निकालें। इसमें आपको कोस्टल रोड से आपकी फिशरी का क्या कंसर्न बनता है। और कोस्टल रोड एक अच्छी, देखें कोई भी मुल्क अगर कंट्री को तरक्की करनी है ना तो उसके रोड्स अच्छे होने चाहिए और कोस्टल रोड इन माय ओपिनियन बहुत ज़बरदस्त एक प्रोजेक्ट है जो कि मुंबई को एक अच्छा एक मतलब के लोगों के सामने इम्पैक्ट देगा और मुझे पता है कि इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ने वाला है टूरिज़्म पर और मुंबई की इमेज पर। सो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है और इस तरह के प्रोजेक्ट्स मज़ीद होने चाहिए बहुत ही, और जल्द से जल्द इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कंप्लीट होने चाहिए।
जिससे आगे जाकर कंट्री का जो है वो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, इंडिया की प्रोग्रेस में फ़र्क पड़ेगा, टाइमिंग आपकी बहुत ज़्यादा सेफ़ होगी। क्योंकि देखें जब इतना ट्रैफिक होता है तो आप लोग कितना प्रॉब्लम फेस करते हो आने जाने में। सो अगर आप लोगों का रोड अच्छे होंगे, वाइड होंगे, बड़े होंगे और ट्रैफिक को मतलब कि इजी हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू मी ये प्रोजेक्ट बहुत ज़बरदस्त है और इस तरह के प्रोजेक्ट जो हैं वो मज़ीद होने चाहिए। जिस तरह के और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मोदी जी की गवर्नमेंट में चल रहे हैं, सच एज इलेक्ट्रॉनिक हाईवे है, उस पर मोदी जी का आजकल बहुत ज़्यादा फोकस है, रेलवे पर, मेट्रो पर और रोड्स पर, हाईवे पर। सो ये वाले प्रोजेक्ट्स जो है ना, मैं कहती हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त हैं। अगर आपको अपनी कंट्री को अच्छी एक लेवल पर लेकर जाना है ना, तो उसके लिए आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको खूबसूरत रोड और काफ़ी अच्छे रोड बनाएं जिससे आपको फ़ायदा हो। जैसे कि बीजिंग से शंघाई की तरफ चाइना में मतलब कि 1200 का डिफरेंस है और डिस्टेंस है, और जबकि उसका टाइम लगता है 12 घंटे लगते हैं। और अगर इंडिया का मुंबई टू दिल्ली का रास्ता देखें तो वो हमें पड़ जाता है तकरीबन उस 1400 समथिंग किलोमीटर का डिस्टेंस है बिटवीन मुंबई एंड दिल्ली, लेकिन टाइमिंग 24 आवर्स, मतलब कि 200 किलोमीटर का डिफरेंस है बिटवीन मुंबई टू दिल्ली एंड चाइना, बीजिंग टू शंघाई। लेकिन टाइमिंग हाफ है, मतलब चाइना का 12 और इंडिया का 24। सो इसकी वजह से बिकॉज इनके रोड का डिफरेंस है। अभी जैसे इलेक्ट्रॉनिक हाईवे बन जाएगा तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, इससे आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव होगा। और मोदी जी इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो है ना वो बहुत ही सोच समझ कर बना रहे हैं, और मुझे लगता है कि मोदी जी की गवर्नमेंट में ना यकीनन इंडिया का काफ़ी अच्छा एक इम्प्रेशन पड़ने वाला है पूरी दुनिया पर। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, अच्छा लगेगा। और मज़ीद इस तरह की वीडियोस जो हैं वो मुझसे शेयर किया करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूं साइमा पीरज़ादा फ्रॉम कराची, पाकिस्तान। बाय बाय।